नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनु। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त बाढ़ से आ रही है। बाढ़ में 31 और 80 पर जाम के कारण यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। 2 किलोमीटर के राजेंद्र पुल को पार करने में 6 घंटे लग रहे हैं। इससे यात्री काफी परेशान हैं। बेगूसराय के 0 माइल से मोकामा के 0 माइल तक और लखीसराय से बढ़िया तक इस महाजाम में हजारों गाड़ियां फंसी हुई है, लेकिन जगह जगह गाड़ियों के ओवरटेक के कारण समस्या बनी हुई है। हालांकि प्रशासन जाम को हटाने में भी लगा हुआ है। और अनिरुद्ध हमारे सहयोगी हमारे साथ बाढ़ से जुड़े। अनिरुद्ध, आखिर यह जाम कैसे लगा? अनु, बता दूं कि आज सिमरिया घाट पर गंगा स्नान भी है और राजेंद्र पुल जाने के लिए जगह जगह जो है वो गाड़ी खराब है और ओवरटेकिंग करने की वजह से जाम लगी हुई है और काफी बेहद बहुत लंबी जाम लगी हुई है जो लखीसराय बॉर्डर को भी टच कर रही है। हाथीदह पुलिस, मराठी पुलिस और घुसवारी पुलिस, तीनों थाने की पुलिस को लगाई गई है जाम से निजात दिलवाने के लिए। अनु, तो क्या लग रहा है कब तक यह जाम हट पाएगा यहां से, क्योंकि लंबी कतारें हैं, हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं? जी बिल्कुल, अभी तो हाथीदह थाना प्रभारी निवासियों ने कहा कि कुछ समय लगेगा। पूरा अमली जमा लगा हुआ है, वीडियो भी लगे हुए हैं जाम हटाने में। 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बाढ़ में 31 और 80 पर जाम की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप पड़ गया। यहाँ 2 किलोमीटर के राजेंद्र पुल को पार करने में 6 घंटे लग रहे हैं। यात्री काफी परेशान है। बताया जा रहा है बेगूसराय के 0 माइल से मोकामा के 0 माइल तक और लखीसराय से बढ़िया तक इस महाजाम में हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए अनुरोध आपका। तो मोहल्ले की सरकार आज चुनी जा रही है और मतदान चल रहा। 2 घंटे शेष बचे हैं। कई जगहों पर तो 3 बजे ही मतदान खत्म हो रहा है, लेकिन अभी 5 बजे भी कई जगहों पर मतदान खत्म होगा। तो इलेक्शन का मतलब न्यूज 18 होता है। ऐसा ही नहीं, यूं ही नहीं कहा जाता न्यूज 18 को। इलेक्शन का मतलब न्यूज 18। इलेक्शन कवरेज को लेकर जनता, अधिकारी और सरकारें हमेशा से न्यूज 18 पर भरोसा करती रही है। निकाय चुनाव के मद्देनजर पलामू में बने प्रशासनिक कंट्रोल रूम में न्यूज 18 देखकर पल पल की अपडेट ली जा रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी नील कमल ने। पलामू में लगातार जारी है नगर निकाय चुनाव का। एक तरफ जहां मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के लिए मतदान हो रहे हैं, वहीं हुसैनाबाद नगर पंचायत व छतरपुर नगर पंचायत में भी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है। इस वक्त हम खड़े हैं मेदिनीनगर में, जहां पे वो कंट्रोल रूम बनाया गया है, प्रशासनिक कंट्रोल रूम बनाया गया है। लोग पूरी तरह से वो नज़र बनाए हुए हैं, टीवी पर देख रहे हैं। खास करके न्यूज़ 18 जो हमारा चैनल है वो लगातार कवरेज दिखा रहा है, चुनावी कवरेज दिखा रहा है। लोगों की नजरें टिकी हुई है न्यूज़ 18 पे। आइए हम बात करते हैं, कंट्रोल रूम में मौजूद हैं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, उनसे बात करते हैं। आपके न्यूज़ 18 हमारे कंट्रोल रूम में चल भी रहा है। सभी बिहार के, झारखंड के जो हमारे पलामू जिला के संदर्भ में आपका कवरेज से भी पता चल रहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण ही हो रहा है। देख सकते हैं कि लोग कंट्रोल रूम में कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 के माध्यम से भी चुनाव की कवरेज को देख रहे हैं, एक एक गतिविधि की जानकारी ले रहे हैं। तो 2 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन मतदान अब भी जारी है। उत्साह अब भी लोगों में है। हम भी ये कहते हैं, लोगों से अनुरोध करते हैं कि जिन लोगों ने वोट नहीं किया वो अपने घरों से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी पसंद की सरकार को चुने। कुछ हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रांची हमारे ऑफिस से हमारे प्रवीण प्रभाकर साहब जुड़े हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बीजेपी से आलोक दुबे जी जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सबसे पहले मैं आलोक दुबे जी के पास जाऊंगा। आलोक जी, क्या लग रहा है, मोहल्ले की सरकार बेहतर तरीके से चुनी जाएगी इस बार? जी हाँ, बिल्कुल बेहतर तरीके से चुनी जाएगी। और एक अच्छी बात ये हो रही है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है और मतदान के प्रतिशत बढ़ने के कारण है कि मेयर और उप मेयर के चुनाव दलगत हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्षदों के चुनाव हो रहे हैं। एक एक वार्ड में 10, 12, 15 से ज्यादा पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं। तो पार्षदों की प्रतिस्पर्धा में अपने मोहल्ले से पार्षद वोटर को निकाल रहे हैं और उस निकालने की कड़ी में मतदान के प्रतिशत जो बढ़ रहे हैं। कारण जो भी हो, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत हैं। वैसे जो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने परिसीमन किया था, उस परिसीमन के माध्यम से कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी कि वोट ऑफ परसेंटेज पिछले
वर्ष की तुलना में भी इस बार कम होते, क्योंकि हम लोगों का भी जो वोट है वो 6 किलोमीटर की दूरी पर दे दिया। मतलब आपने भी परेशानी उठाई है? वोटर हैं जो हाँ, सब हम लोगों ने भी परेशानी उठाई है। चलिए, हमारे साथ प्रवीण प्रभाकर साहब भी है। प्रवीण जी, आरोप तो कांग्रेस भी लगा रही है, हेमंत सोरेन ने भी लगाया है, उनको भी देखा आपने कि बहुत परेशानी हुई है, डीसी से बात करनी पड़ी, उसके बाद उनको उनका नाम मिला कि कहां उनको मतदान करना है। क्यों ऐसी वजह, क्यों लोगों को बताया नहीं गया, क्या कमी रह गई? पहले तो मैं सुधार दूं, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष नहीं हूं, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं भाजपा का। चलिए। दूसरी बात की निश्चित तौर पर मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि ये जो लगातार शिकायतें आ रही हैं, बहुत सारी शिकायतें आई हैं, लेकिन हमारे भाई आलोक दुबे ने कहा भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिबंध किया, ये कहना गलत है। चूंकि चुनावी प्रक्रिया जो होती है सीधे राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत होती है, जो एक संवैधानिक स्वायत्त संस्था होती है, इस पर सरकार या किसी पार्टी का नियंत्रण नहीं होता है। और जो चुनावी कार्य में जो अधिकारी और कर्मी रहते हैं वो सीधे उनके नियंत्रण में होते हैं। हम लोग इस बात को मान रहे हैं कि कई जगह से शिकायत, कई जगह पर्ची नहीं मिलने के कारण लोगों को जानकारी नहीं हो पाई कि उनका बूथ कहाँ पर है, निश्चित तौर पर। और इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि आगे इसमें हम अपनी तरफ से पहल करके और इसको किस ढंग से और बेहतर। प्रवीण जी, आप मानते हैं कि तैयारी थोड़ी कम रह गई थी, तैयारी पूरी नहीं हो पाई? कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया, 2 बूथों मतदान केंद्रों पर नाम पाया गया एक शख्स के, तो 2 जगह वोट कैसे दे सकता है? थोड़ी कमी रह गई लग रहा है आपको? नहीं, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं कुछ कमी दिख रही है, क्योंकि जो पर्ची सभी मतदाताओं तक पहुंच जाते हैं अगर, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती कि उनका मतदान केंद्र कौन सा है। तो पर्ची पहुंचाने में कहीं ना कहीं कोई कमी है। हम लोग भी राज्य निर्वाचन आयोग से इस बात की शिकायत करेंगे कि आगे से ऐसे कौन से कर्मचारी और अधिकारी हैं जो इस ढंग की कमी कर रहे हैं, उनको चिन्हित करने का काम किया जाए और उनको चुनाव आयोग अनुशंसा करेगा तो राज्य सरकार निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई करेगी। चलिए आलोक जी, पिछली बार की बात करें तो मतदान बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन बीजेपी ने पूरे दमखम के साथ चुनाव जीता था। इस बार कांग्रेस अपने आप को कहां रख के देखती है? क्या कांग्रेस की उम्मीदें हैं? नहीं, दमखम के साथ पिछली बार लड़ने की बात नहीं थी। पिछली बार जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे डिप्टी मेयर के। और दूसरी बात यह है कि देखिए, पार्षदों का चुनाव हो, ये जरूर क्वालिटी देखना पड़ेगा कि जो संचित निधि के राशि हैं वो नगर निगम का फंड लेकर के आ पाते हैं कि नहीं वार्ड। दूसरी बात कि आप देखिए कि इनके लड़ाई झगड़े में नगर निगम इस तरह फंसा रहा पूरे 5 साल मेयर और डिप्टी मेयर के चक्कर में, कि जो प्रखंडों में ये जरूर सबसे छोटे और निचले स्तर का चुनाव है, लेकिन ये रोजमर्रा से जुड़ी हुई आवश्यकताओं का ये चुनाव है। बिल्कुल। तो वहां पर जो एक प्रखंड में 8-8 समितियां बनानी थी और उन समितियों के माध्यम से काम होना था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेयर और डिप्टी मेयर जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उन लोगों ने उनको डिलीवर ही नहीं किया प्रखंड स्तर तक, जिसके चलते काम बाधित रहे। दूसरी बात यह है कि ये जो चुनाव होते हैं, देखिए 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। एक नया लीडरशिप तैयार होता है जो आने वाले दिनों में झारखंड को एक नई दिशा देता है, क्योंकि वहीं से महिलाएं निकल के आ रही हैं। लोग घरों से निकलते नहीं हैं, लेकिन आज 50% आरक्षण होने से बड़े घरों की महिला भी आती हैं, बहू बेटियां भी आ रही हैं, माताएं भी आ रहे हैं, छोटे लोग, सब लोग चुनाव में आ रहे हैं। तो इसलिए वहां से वो जो चुन करके नेतृत्व वर्ग सामने आएगा तो वो राज्य को एक नई दिशा देगा। इसलिए कई मामलों में ये चुनाव महत्वपूर्ण होता है, काफी महत्वपूर्ण है। आम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई चीजों को लेकर ये चुनाव है, सड़क, बिजली, पानी, जो चीज है। बिल्कुल, मैं भी मानता हूं इस बात को आलोक जी। प्रवीण जी, क्या फंड की कमी रह जाती है? क्योंकि सीधे तौर पर मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पास लोग नहीं पहुंचते, पार्षद तक सीधे पहुंचते हैं लोग और पार्षद हाथ खड़े करते हैं। कई बार मैंने भी देखा, मैंने भी सुना कि पार्षद कह रहे हैं फंड की कमी है, तो सीधा सामना पार्षद को करना पड़ता है और वहीं फंड की कमी होती है शायद। देखिए, राज्य में हमारे जितने भी नगर निकाय हैं वे अपने पैरों पर अभी आत्मनिर्भर आर्थिक रूप से नहीं बन पाए हैं। बिल्कुल। और आर्थिक रूप से निर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार भी चेष्टा करती है कि वो आत्मनिर्भर बने,
ताकि उनके पास, चूंकि नगर निकाय जो होते हैं वो बाकी जगहों पर हम देखेंगे, चाहे बंबई का बात हो, सूरत की बात हो, दिल्ली की बात हो, उनका अपना बजट होता है और सिर्फ वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं, सबसे बड़ी बात होती है। जिसके उनका अपना बजट होता है, बहुत भारी भरकम बजट होता है और किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते वो, उनका अपना वेंचर होता है, अपना पैसा होता है, सब कुछ। छोटे मोटे राज्य से ज्यादा बंबई और सूरत और दिल्ली जैसे नगर पालिका, दिल्ली में तो हमने देखा कि नगर निगम जो नगर पालिका जो थी उसको राज्य सरकार से ज्यादा अधिकार प्राप्त थे और उससे ज्यादा बजट था। तो लेकिन झारखंड में अभी तक चाहे रांची नगर निगम हो या कोई अन्य नगर निकाय हो, अभी तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन सके हैं। राज्य सरकार की चेष्टा है कि उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो आपका सहयोग चाहिए होगा उनको, ज्यादा से ज्यादा। प्रवीण जी, आपका सहयोग चाहिए होगा, राज्य सरकार का सहयोग चाहिए होगा, खुलकर काम करने दे, स्वायत्त बना दे, चाहे जैसे भी, तो शायद बेहतर हो। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने, हमारी सरकार ने, रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने तय किया कि ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा आत्मनिर्भर और ज्यादा पारदर्शी शासन जो हमारा स्थानीय निकाय का होगा, उसके लिए महापौर, उप महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का जो चुनाव है दलगत आधार पर कराएं, ताकि एक अनुशासन उनके अंदर में आए और उनको ज्यादा बेहतर ढंग से हम व्यवस्था उसकी दे सके, ताकि जो शहरों में जो ढांचा हमको खड़ा करना, आधारभूत संरचना खड़ी कर दी है, सेवाएं खड़ी कर दी है, उसके लिए ज्यादा बेहतर ढंग से काम हो सके, वे आत्मनिर्भर बन सके। चलिए आलोक जी, प्रवीण जी कह रहे हैं कि दलगत आधार पर चुनाव कराने का मतलब यह है कि बेहतर अनुशासन में लोग रहें, बेहतर तरीके से काम हो। यह संभव है कि दलगत हो तो काम बेहतर तरीके से होता है। रांची की बात करें तो मेयर और डिप्टी मेयर दोनों आपके बीजेपी के थे, लेकिन दोनों के बीच नोकझोंक आम हो गई थी बात, लेकिन आज साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों चुनाव लड़ने के लिए प्रचार भी करते नजर आए थे। देखिए अनूप जी, आप जो भी प्रश्न इनसे कहेंगे ये यही कहेंगे हम ऐसा करने वाले हैं। देखिए के.आर. नारायणन जी जो यहाँ राज्यपाल थे, राष्ट्रपति शासन के दौरान इन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार किया कि वर्षों से यहाँ जो पंचायती राज की चुनाव नहीं हुए थे, वो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। इनकी सरकार आज भी है और पहले भी थी, और आपको जानकर आश्चर्य होगा अनूप जी कि आज तक इन्होंने कोई वित्तीय अधिकार उन पंचायतों को नहीं दिया। लेकिन जब इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे कि हमारी सरकार तो ऐसा करने ही वाली है, ऐसा करने ही वाली थी। नंबर वन। नंबर दूसरी बात यह है कि ये अभी जवाबदेह नहीं है कि आपने 5 साल रांची नगर निगम में क्या दुर्दशा करके छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी का वो राजनीति का अखाड़ा तैयार कर दिया। आप वहां सिर्फ राजनीति होती रही। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आकर के नहीं कहा, उस समय भी इन्हीं के दोनों मेयर डिप्टी मेयर थे। और जब ये जब वाहवाही लेते हैं कि हमने जो है दलगत चुनाव कराने का सेहरा जब लेते हैं, तो परिसीमन का सेहरा कौन लेगा? वो चुनाव आयोग के पीछे चला जाता है। मेरा ये मानना है कि यूपीए की सरकार ने रांची नगर निगम के लिए 5,000 करोड़ रुपए राशि तय किए थे और वो राशि आने वाली थी यहाँ, लेकिन इन लोगों के वजह से इनकी सरकार ने वो पैसा इनको नहीं दिया जो मेट्रो सिटी का रूप आज रांची को धारण कर लेना चाहिए था। इनकी नाकामी, इनकी लापरवाही और इनके झगड़े की वजह से रांची के लोगों को फायदा नहीं मिल पाया। वो जो समितियां जो पार्षदों के माध्यम से तय होना था, उन समितियों का गठन नहीं हो पाया, जिसका वजह यह है कि आज हर एक प्रखंड वार्ड जो है वो बुरे दौर से गुजर रहे। और ये जानकर आपको और भी आश्चर्य होगा कि आज अगर रांची शहर में कुछ काम दिख भी रहे हैं और कुछ काम हो भी रहे हैं, तो मैं उन पार्षदों को धन्यवाद देता हूं जो दिन रात लग करके काम करते हैं। और इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आज जो मतदान के प्रतिशत बढ़ रहे हैं, इन पार्षदों। आलोक जी, आप मानते हैं इसके लिए मेयर और डिप्टी मेयर जिम्मेदार नहीं है, पार्षद अपने दम पर अपने तरीके से काम करवा रहे हैं वहां पर, इसमें कोई रोल नहीं है मेयर और डिप्टी मेयर का? एक आप देख लें अनूप जी, आप आकलन कर लें, आप विश्लेषण कर लें, आप समीक्षा कर लें। और यही वजह है कि जब ये चुनाव के मैदान में जा रहे हैं तो हर जगह इनको जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। और ये मतदान का प्रतिशत जो आम धारणा है कि सरकार के खिलाफ लोगों का एक आक्रोश का ये चुनाव होता है, तो आप देखिएगा कि वही चुनाव और उसी दिशा में ये चुनाव जा रहा है। हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में इनको आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। चलिए मैं पूछता हूं प्रवीण जी से। प्रवीण जी, क्या वाकई काम नहीं हुए? मेयर आपके, डिप्टी मेयर आपके थे, काम नहीं हुआ रांची में? क्या लगता है आपको, काम हुए हैं? कई जगहों पर मैंने भी देखा है, बिल्कुल काम नहीं हुआ, हालात बिल्कुल वैसे ही है।
कोई भी नगर निकाय चाहे उसमें किसी भी दल का जीत के आया, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। कोई भी नगर निकाय ऐसा नहीं है जहां काम नहीं हुआ। मैं पूरे इलेक्शन में घूम कर आ रहा हूँ, ज्यादातर नगर निकाय जो है आप देखें, स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं तो शायद ही कोई गली होगी किसी भी नगर की जहां पर स्ट्रीट लाइट। मैं भी मानता हूं लाइट की बात करूं तो लाइट लगा, लेकिन नाली सड़क कहां तक बनी? आपको पता है कितनी बुरी हालत में कई सड़कें। आप शायद मोराबादी दलहातू में रहते हैं, मैं भी वहीं रहता हूं, उसी आसपास में। मेरे इलाके में रास्ते नहीं बने, नाली नहीं बने। पूरे इलेक्शन पूरे स्टेट में घूमा मैं, पूरे दुमका था, साहिबगंज था, मैं पाकुड़ था, सब जगह मैंने देखा स्ट्रीट लाइट और रोड की बात है। पहले से जो बेहतर व्यवस्था हुई है, पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ज्यादा किया गया है। मैं कह रहा हूं संसाधन की कमी है, इसके बावजूद नगर निकायों में जितना काम रघुवर दास जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर काम किया गया, गरीबों को वहां पर मदद करने पर काम किया गया, वहां पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत काम किया गया, वहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। मैं आपकी बात मान रहा हूं, आप लेकिन गली और आप पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं राजधानी की बात कर रहा हूं। प्रवीण जी, राजधानी की बात कर रहा हूं मैं। आप पूरे प्रदेश में घूमा है, राजधानी में भी पूरे प्रदेश में घूमा है, लेकिन आप उन जगहों पर नहीं गए जहां लाइट तो लग गई, नाली नहीं बन पाया, सड़क का पानी नाली का पानी सड़क पे आ रहा है, उन जगहों पर शायद नहीं घूम पाए आप। मैं तो कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ज्यादा संसाधन चाहिए और नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कब तक, कितना वक्त चाहिए? जब तक वे आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। अभी तो राज्य सरकार के अनुदान पर नगर निकाय चल रहे हैं ना जी। राज्य सरकार जितना सहयोग हो सकता है राज्य सरकार कर रही है उनके लिए। नहीं, आप वक्त कह रहे हैं कि वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल छोड़ना चाहिए उन्हें कि आप बेहतर तरीके से काम करें, खुद राजस्व भी उठाएं अपना। 70 सालों में जो काम नहीं हुआ था वो पिछले 3 सालों में रघुवर दास जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद नगर निकायों में उनका काम हुआ है। उतना बेहतर आधारभूत संरचना हमने डेवलप की है। चलिए, मैं की बात हो, आलोक दुबे से एक छोटा सा सवाल का जवाब लूंगा। आलोक जी, बिल्कुल संक्षेप में जवाब चाहूंगा, बहुत सारा जवाब दिया है प्रवीण प्रभाकर जी ने। बेहतर काम हुआ है, क्या हुआ है, संक्षेप में बताएं, क्या काम हुआ, कहां बेहतर हुआ, क्या हुआ, क्या लग रहा है? देखिए, अब कि इनको लच्छेदार बोलना इन लोगों को आता है। इन्होंने काम किया ना, इनके परिवार के लोग जो हैं वो उस विभाग में ठेकेदारी करते नजर आए, वहां उनके रिश्तेदार वहां व्यापार करते नजर आए। यही काम आया जो सबके सामने जग जाहिर था कि किस तरह से रांची नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के रिश्तेदारों ने जो है वहां ठेकेदारी की प्रथा शुरू की। आपको नजर आया कि शहरी विकास मंत्री के क्या उसमें हिस्सेदारी थी? आपको नजर आया? सुन लीजिए, आपको ये नजर आया होगा, आप नजर आया करना कोई अपराध नहीं है। आपको नजर आया? अरे सुनिए ना भैया, सुनिए ना, शासन काल में सबसे ज्यादा ठेका। अरे आप लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष में अब नहीं है, सुनने का आदत डालिए। दूसरी बात, आप देखिए कि इनकी लड़ाई लगातार जो है अधिकारियों से हुई, नगर निगम के अधिकारियों से। क्यों लड़ाई हुई अनूप जी? आपको मैं सीधा बता दे रहा हूं, जब कभी भी हिस्सेदारी की बात होगी, जब कभी भी बंटवारे की बात होगी तो वहां संघर्ष होगा, वहां लड़ाई होंगे, वहां बिल्कुल बाधित होंगे। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे आलोक जी, प्रवीण जी, ये तो लगते रहेंगे, लेकिन हम भी चाहेंगे कि जो भी सरकार चुन के आएगी, मोहल्ले की सरकार, शहर की सरकार, वो काम करे और जनता के हित में काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मतदान चल रहा है, थोड़ा वक्त बचा है और हम भी गुजारिश करेंगे उन लोगों से जो मतदान नहीं करने पहुंचे, घर से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें।